नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हिंदी की इस कक्षा में। प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संदेश लेखन के विषय में। संदेश लेखन अभी पाठ्यक्रम में 9वीं कक्षा के लिए नया एक विषय है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संदेश लेखन आखिर है क्या। प्यारे बच्चों, संदेश का अर्थ होता है जानकारी, समाचार, खबर, आज्ञा या आदेश। संदेश जानकारी का एक छोटा टुकड़ा है जो आप उस व्यक्ति को देते हैं जब आप उससे सीधे बात नहीं कर सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। मगर यहाँ पर जो सीबीएसई द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है संदेश, इसमें प्रश्न के आधार पे हमें समझ के उत्तर लिखना होगा, क्योंकि हिंदी में संदेश लेखन के बहुत से प्रकार हैं। तो हमें प्रश्न विशेष पर ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए कि हम कभी कभी किसी के जन्म दिवस पर शुभकामना देते हैं, कभी हम किसी को पुण्यतिथि के विषय में देते हैं, कोई सार्वजनिक सूचना दी जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये विषय जो है संदेश लेखन का बहुत ही वृहद है, और ये खास तौर पे जो प्रश्न लिखा जाएगा उस प्रश्न पर आधारित होकर हमें उत्तर देना होगा। तो प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं कि संदेश लेखन आखिर कितने प्रकार का होता है, इस विषय पे चर्चा करते हैं। और आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि संदेश लेखन से मतलब है कि आप कोई भी अपना संदेश दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, संदेश लेखन को अगर हम देखें तो जैसा कि सीबीएसई की गाइडलाइन भी है कि कुल मिला के 3 प्रकार के संदेश हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें शामिल है सबसे मुख्य तो शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश से यहाँ पर अर्थ है कि मान लो किसी का जन्मदिन है या फिर किसी को पदोन्नति हुई है, उस विषय में आप शुभकामना जाके लिख सकते हैं। जो यहाँ पर दूसरा विषय है संदेश लेखन का, वो है किसी पर्व या त्यौहार पर दिए जाने वाला संदेश। जैसे कि स्वतंत्रता दिवस है या दीपावली है, होली है, हम संदेश भेजते हैं लिखकर। या तो फिर कई बार हम क्या करते हैं कि पेपर में भी छपवाते हैं। तो इसीलिए मैंने जैसे बोला कि अगर पेपर में छपवाया जा रहा तो उसका कुछ और अर्थ हो सकता है, और अगर हम व्यक्तिगत किसी को भेज रहे हैं तो उसका और कुछ ध्यान रखकर हम लिख सकते हैं। तीसरा जो प्रकार है, इसमें विशेष प्रकार है कि मान लो किसी की पुण्यतिथि से संबंधित जानकारी देनी है, या किसी पारिवारिक जन के अवसान हो जाने पर हम शोक संदेश देते हैं। या फिर हमारे यहाँ मान लो कि भागवत कथा है और हम वो संदेश दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो कुल मिला के इसमें 3 प्रकार के विषय का समावेश हो जाता है। जैसा कि सीबीएसई की जो निर्देश दिए गए हैं उसमें भी ये स्पष्ट रूप से बताया गया है। कह सकते हैं कि एक तो हो गया शुभकामना संदेश, दूसरा हो गया इसमें जो दिया गया पर्व या त्योहारों पर दिए जाने वाला संदेश, और तीसरा संदेश हो गया जो अन्य विषयों पर होता है। जैसे किसी की पुण्यतिथि है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि थी, तो उस विषय में कुछ हम सूचना दें। या कुछ लोग अन्य त्यौहार भी बहुत सारे मनाते हैं, तो या फिर शोक कोई समाचार है उस, या फिर भोजन का आयोजन है, उस विषय पर भी हम संदेश लोगों को भेजते हैं। तो वो सारा विषय इसके अंतर्गत आ जाता है। अब रही बात कि
अंग्रेजी भाषा में भी मैसेज राइटिंग का जो विषय है वो पढ़ाया जा रहा है अभी, लेकिन वो विशेष रूप से शुभकामना संदेश नहीं है, पर्व त्योहारों का संदेश नहीं है, और उसके साथ साथ वो किसी अन्य विशेष जिनकी हमने चर्चा की उस विषय पर संदेश लेखन नहीं है। तो इसलिए हम पूरी तरह उसको सोच लें कि अंग्रेजी में जैसे लिखा जा रहा है वैसे हम यहाँ पे लिखें, तो वो पूरी तरह सही नहीं है। इसीलिए एनसीईआरटी की तरफ से या सीबीएसई की तरफ से कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है कि आप कैसे लिखेंगे। इसके बजाय उन्होंने विशेष रूप से रचनात्मकता पर जोर दिया है कि आप में रचनात्मकता कितनी अच्छी है वो प्रदर्शित करना है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इसलिए ये हम कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र विषय हो जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें शब्द सीमा क्या है। यानी अगर लेखन की हम बात करें तो जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों का निर्धारण किया गया है कि इतने शब्दों में आप संदेश लेखन करेंगे। अब देखते हैं कि संदेश लेखन में किन किन चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें शामिल ही हों, लेकिन कोशिश है कि क्योंकि हम सब एक परीक्षा में विद्यालय में लेखन करेंगे तो थोड़ा एक बेहतर प्रारूप रहे तो अच्छा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो मेरा विचार है कि संदेश लेखन में सबसे पहले एक तो शीर्षक हमें तय करना है कि किस लिए हम संदेश कर रहे हैं, या शुभकामना मध्य में लिख देना है, दिनांक लिख देना है, समय लिख देना है बाईं तरफ, अभिवादन कर लेना है। अभिवादन शुरुआत में हम एक छोटे से तौर तरीके कर सकते हैं कि आदरणीय या इस प्रकार से। फिर उसके बाद हम जो संदेश का मुख्य भाग है जो हम भेजना चाहते हैं विशेष रूप से कम शब्दों में उसका प्रयोग करके लिखेंगे, क्योंकि अगर हम पत्र लेखन की तरह मान लो बृहद उस विषय को चुनते हैं तब क्या होगा कि उसकी शब्द सीमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मुख्य भाग और मुख्य भाग के पश्चात हम नीचे लिख लेंगे कि अपना नाम लिख देंगे, जो भी संदेश लिख रहा है उसका नाम लिख लेंगे। अगर यहाँ पर जगह छोड़ने की बात है तो एक पंक्ति आप मुख्य भाग के बाद और अपने नाम के बीच में छोड़ सकते हैं, और एक बार आप जो ऊपर अपने समय लिखा उसके बाद आप रिक्त स्थान छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप ऐसा ही करेंगे। तो हम आगे इसमें लिखते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें इस विषय पर चर्चा करते हैं। और एक जो बात ध्यान में रखने लायक है कि संदेश कई बार व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम कोई भी विषय प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे सर्वप्रथम हम एक जो काम करेंगे कि सीमा रेखा बनाएंगे, यानी बॉर्डर बनाएंगे। मध्य में हम शुभकामना संदेश लिखेंगे, यानी जो संदेश है जिस विषय पर है संदेश लिख देंगे या फिर वो विषय भी लिख देंगे। बाईं तरफ दिनांक तथा उसके नीचे समय लिखेंगे। उसके बाद अभिवादन लिखें, जैसे मान लो प्रिय मान्यवर इत्यादि, प्रिय पिताजी या इस प्रिय मित्र, ये हो गया आपका अभिवादन। कई बार अगर आपको लगता है कि समय की आवश्यकता नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद मुख्य विषय का वर्णन करना है कम से कम शब्दों में। फिर भेजने वाले का नाम लिखें, उसके सबसे जो मुख्य भाग समाप्त होने के बाद भेजने वाले का नाम लिखना है। तथा एक चीज़ जो आप विशेष रूप से कर सकते हैं कि विषय के अनुकूल आप चित्रों का समावेश कर सकते हैं, यानी चित्र कुछ रख सकते हैं, या मान लो बैकग्राउंड चित्र है उस पर लिख सकते हैं। कोई भी विषय से संबंधित श्लोक है, दोहा है, कोई शायरी है, वो भी आप चाहें तो लिख सकेंगे। विषय जैसा है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी बात को आप कैसे बेहतर ढंग से बोल सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, उस चीज़ का ख्याल रखना है।
आप इसमें रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने जो, क्योंकि हमें तो संदेश लिखना है स्कूल कक्षा के हिसाब से, ध्यान में रख के विद्यालय के हिसाब से अगर बात करें तो हमें लिखना है। और सीबीएसई जो चाहती है कि एक बच्चा कितना रचनात्मक तरीके से या फिर कुछ नया सृजन कर सके, तो इसमें आप चाहे चित्र का प्रयोग है, चाहे बेस चित्र, कोई भी बैकग्राउंड कलर हम कह सकते हैं या बैकग्राउंड चित्र कह सकते हैं, ले सकते हैं, या ऊपर से चित्र कोई शामिल कर सकते हैं, कोई दोहा, कोई शायरी, कोई संस्कृत का श्लोक भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एक छोटा सा यहाँ पर उदाहरण, जैसा कि प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश लिखा गया यहाँ पर। तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस हेतु शुभकामना संदेश, फिर यहाँ पर चित्र एक लगाया गया है झंडे का, फिर दिनांक हो गया, फिर समय हो गया, और उसके बाद फिर बात रखी गई कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, युवा भविष्य के निर्माता हैं आप सब। और इस प्रकार से उन्होंने जो भी अपनी बात है, अपने संकल्प है रखा, फिर अंतिम में जगह छोड़कर नाम लिख दिया गया। आप ऊपर भी देख सकते हैं समय के बाद भी नाम, यहाँ पर समय के बाद रिक्त स्थान छोड़ा गया है, और अंतिम में मुख्य भाग के समाप्त होने पर भी नाम के बीच में रिक्त स्थान छोड़ा गया है। और एक सीमा रेखा तय की गई, यानी एक बॉर्डर बनाया गया है। अगर आप इसमें चाहते हैं कि और बेहतर बनाना है, आपको कोई झंडा लिखना है, झंडा बनाना है, कोई शायरी लिखनी है, तो अपनी रचनात्मकता के अनुसार इसे आप और सुंदर लेखन इसमें कर सकते हैं। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरे उदाहरण में हम देख सकते हैं कि एक जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश है। ठीक वही फॉर्मेट हमने लिया है। इसमें जो है हमने एक शायरी जैसा आप कह सकते हैं कि लिया गया है, और फिर उसके बाद शुभकामना संदेश दिया गया है। फिर उन्होंने, तो कुल मिला के प्रारूप एक जैसा ही है, मगर तरीका थोड़ा बदल गया है। इसमें भी आप चाहें तो चित्र इत्यादि प्रयोग कर सकते हैं, या अपनी रचनात्मकता के अनुसार और बेहतर उसे कर सकते हैं। शोक संदेश का एक प्रारूप हम देख सकते हैं। अक्सर इस प्रकार की समाज में जब दुखित करने वाली कुछ घटनाएं घटती हैं, तो हमारे समाज में ये प्रचलित तरीका है लिखने का। तो उससे भी देख कर के हम समझ सकते हैं कि ये जो तरीका है कि ठीक वही हमने लिया, ऊपर शोक संदेश लिखा, एक छोटा सा चित्र लिया, और दिनांक, समय, फिर मुख्य विषय, और फिर अंतिम में थोड़ा यहाँ पे देखेंगे तो विनीत और शोक संतप्त, इस प्रकार से हमने लिख दिया है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप एक विशेष प्रदत्त प्रारूप को ही पकड़ कर चलेंगे। अब शोक संदेश है तो इसमें तो हम कुछ रचनात्मकता ज़्यादा दिखाएंगे नहीं कि चित्र या वर्णन या कुछ ऐसा खास नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत मान लो एकाक सिंबॉलिक कर सकते हैं। तो कुल मिला के मैं जो कहना चाहता हूँ कि हमारे विषय और हमारे प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हमें अपने संदेश लेखन को लिखना पड़ता है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कुछ जो दूसरे उदाहरण हैं जो प्रचलित हैं, हमारे समाचार पत्रों में भी कई बार आते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपने जो क्षेत्र की जनता है उनके लिए एक संदेश दिया गया है। तो उन्होंने चित्र का कितना बढ़िया प्रयोग किया है, क्योंकि एक प्रकार से अपने पार्टी से किसी जुड़े हुए हैं तो उन्होंने उसका भी चिन्ह ले लिया है और अपना भी चित्र लगा दिया है। और फिर किस प्रकार से बढ़िया लिखा है, प्रेम और सौहार्द की भावनाओं को विविध रंगों में व्यक्त करने वाला महापर्व होली पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। फिर नीचे भी उन्होंने कुछ लिखा है, नाम और अपना पता इत्यादि फेसबुक का। तो कहने का मतलब रचनात्मकता का कोई अंत नहीं है। आपको मुख्य रूप से बॉक्स तो बनाना ही है, साथ में आप बेहतरीन चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं।
इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि दूसरा एक उदाहरण जो कि हिंदी दिवस पर दिया गया है किसी नेता के द्वारा। इसमें देखिए कितना बढ़िया प्रयोग किया गया है रचनात्मकता का, कि उन्होंने भारत का नक्शा भी ले लिया है, अपनी पार्टी का इन्होंने चिन्ह भी ले लिया है कांग्रेस का, और अपना भी चित्र लगा दिया, अपना पता इत्यादि भी दे दिया है। तो कहने का मतलब ये विषय पर और प्रश्न पर निर्भर करता है कि आप जो है अपने संदेश लेखन को कैसे लिखते हैं।